Hello everyone, welcome to रिवीजन क्लासेस। माई सेल्फ हरिकेश अशोक दुबे। आज मैं आपके साथ 10th साइंस 1 का लेसन नंबर 1 ग्रेविटेशन डिस्कस करूँगा। इस लेसन में हम मेनली कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इस लेसन में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। आपको ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए मिलेगा, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ देखेंगे। फोर्थ टॉपिक होगा हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आफ्टर दैट हमारा पांचवा टॉपिक होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। सिक्स्थ टॉपिक फ्री फॉल एंड लास्ट इस लेसन का टॉपिक होगा स्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है ग्रेविटेशन। आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या इफेक्ट होता है फोर्स का जब वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है। यहाँ पे आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है, किसी अगर मैं इस पूरे लेसन में जब भी मैं बॉडी बोलूँ तो बॉडी का मतलब आपको कोई ऑब्जेक्ट इमेजिन करना है। ठीक है ना। तो हमारा सवाल है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब किसी बॉडी के ऊपर जब कोई बल लगता है। अभी ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई बॉडी। अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स का क्या एक्शन होगा, क्या इफेक्ट होगा, वो अपने को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, अ फोर्स कैन सेट अ बॉडी इन अ मोशन। अभी मान लीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, ओके, इसके ऊपर इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है तो ये क्या होगा, ये सड़क के इस इतनी दूरी पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, मोशन में आ गया। तो फोर्स लगाने की वजह से आपका जो बॉडी है, बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, इफ अ बॉल एट अ रेस्ट ऑन अ फ्लोर इज पुश्ड इट रोल्स ऑन अ फ्लोर। एक बॉल रखा हुआ है, आप उसे धक्का मार दीजिए, वो ढंगलाते हुए बॉल आगे पहुंच जाएगा। सेकेंड थिंग, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अभी ये बॉल ढंगलाते हुए जा रहा है, आपने यहाँ से इसको धक्का मारा बट ये ढंगलाते ढंगलाते यहाँ पहुँच गया। अभी यहाँ पे आप खड़े हो, आपने अगेन फोर्स लगा के इसको रोक लिया। तो फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी फोर्स से आप मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मूविंग बाईसाइकिल कैन बी ब्रॉट टू अ रेस्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जब भी आप बाईसाइकिल चलाते हो, बाईसाइकिल को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक्स लगाते हैं। ब्रेक लगाते ही बाईसाइकिल रुक जाएगी। नेक्स्ट है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो उसके स्पीड को चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, व्हेन अ ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग बाईसाइकिल इट्स स्पीड डिक्रीजेस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक शूज एंड रिम ऑफ द टायर्स। फोर्स के एप्लीकेशन के वजह से बॉडी के स्पीड में चेंज आ सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जब भी आप चलती हुई साइकिल में ब्रेक लगाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। ब्रेक लगाते हैं, फ्रिक्शन होता है, जिसके वजह से स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ये फ्रिक्शन कहाँ देखने के लिए मिलता है, ब्रेक शूज़ में, यानी ब्रेक के रबर्स में और टायर्स में। टायर का जो रिम होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ पे साइकिल की स्पीड में चेंज आ जाता है। आप में से कई लोगों ने साइकिल चलाया होगा और आप लोग इस चीज़ के बारे में काफ़ी फैमिलियर हैं। ये डेली बेसिस का एग्जाम्पल है, तो आपको समझ में आता होगा। जैसे ही आप ब्रेक दबाते हो, आपकी स्पीड जो है साइकिल की वो चेंज हो जाती है ना। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स चेंज कर सकता है डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो मेरी तरफ आ रहा है, अगर मैं फोर्स लगा के उसे धकेल दूं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ओके, तो वही कह रहे हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर एक बॉडी मोशन में है तो फोर्स लगा के मैं उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी कीप्ट ऑन चेंजिंग ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लेके उसको लगातार गोल 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 घुमा रहे हो तो ईच एंड हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। उस ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होने के कारण हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। अ फोर्स कैन चेंज द
स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। अब फोर्स की वजह से आप स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज कर सकते हो। मैंने अलग से स्पीड का एग्जाम्पल देखा, मैंने अलग से डायरेक्शन का एग्जाम्पल देखा। अब मैं दोनों एक साथ देखूंगा कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें फोर्स लगाने पे स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बॉल ब्लोड बाय अ बॉलर इज हिट बाय अ बैट्समैन, देयर ऑक्योर्स अ चेंज इन अ स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉल। जब भी कोई बॉलर बॉल को फेंकता है और बैट्समैन उस बॉल को हिट करता है, तो यहाँ पे स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो जाती है बॉल की। आप लोग ने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में जब भी बॉलर बॉल को बैट्समैन की तरफ थ्रो करता है और बैट्समैन उसे हिट करता है, तो अब बॉलर ने किस डायरेक्शन में बॉल थ्रो किया था? स्ट्रेट डायरेक्शन में। लेकिन बैट्समैन उसको हिट कर देता है, वो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड दोनों ही चेंज होता है। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। फोर्स शेप और साइज किसी भी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का चेंज कर सकता है जिस भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे वो लगेगा। एग्जाम्पल लीजिए, व्हेन अ रबर बॉल इज प्रेस्ड इट गेट डिफॉर्म एंड हेंस नो लॉन्गर रिमेन स्पेरिकल। अगर आप एक रबर बॉल ले लो और उसे जोर से दबाओ तो वो दब जाता है, वो स्पेरिकल नहीं रह सकता, नहीं रहता। ऑल्सो देयर कैन बी डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, और वहां पे उसके वॉल्यूम में भी डिक्रीज आ जाता है। ठीक है, होप सो आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट टाइप ऑफ अ फोर्स आर यू फैमिलियर विथ। आप किन किन फोर्सों से फैमिलियर हैं वो आपको बताना है। नाउ हमारे पास बेसिक जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनका नाम है, यानी हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स दैट बाइंड्स यूनिवर्स। ये वो फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स को बाइंड करके रखा है। ये आपको प्लैनेटरी सिस्टम में आसानी से आप इसे देख सकते हैं, जैसे सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा अर्थ उसके अराउंड गोल गोल घूमता है। सेकंड है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, फोर्स इन्वॉल्व इन बीटा डिके प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बीटा डिके प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स दैट बाइंड द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ये वो फोर्स है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है, आप देख सकते हैं इस एटम के अंदर। चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स दैट बाइंड्स द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन टुगेदर। न्यूक्लियस के देखिए एक एटम होता है, एटम के पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाइंड है किसके वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। इस न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़े हुए होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी ये प्रोटॉन एंड ये न्यूट्रॉन्स आपस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप्स ऑफ नाउ, तो अभी हम मेनली इस लेसन में हमने अभी फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया। अब हम इस लेसन में मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको बताया द ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट द gravitational force between the earth and moon, the electromagnetic force between the two charged particles in motion, the nuclear force between the proton and neutron in the nucleus of an atom। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम ग्रेविटेशन, हमारा तीसरा क्वेश्चन है अबाउट ग्रेविटेशन। व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं आपसे पूछूं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या पता है तो आप क्या बोल सकते हो? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स दैट इज it act between any two object in the universe। ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है। इसका मतलब यूनिवर्स के अंदर जो कोई भी अगर कहीं पे भी दो ऑब्जेक्ट है तो ये उनके बीच में एक्ट करेगा, ओके। तो ये यूनिवर्सल फोर्स है और यूनिवर्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर ये एक्ट करेगा। एनी टू ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में तो ये उनके ऊपर काम करेगा। कैन यू रिकॉल, ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है। व्हाट आर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमें रिकॉल करना है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू
remain at rest or in a state of a uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force act on it. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी वस्तु या तो चलते रहेगी या तो रुकी हुई होगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल लगाया ना जाए. नेक्स्ट है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. The rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occur in the direction of force. जो rate of change of momentum होता है वो proportional होता है, यानी वो सीधा जुड़ा हुआ होता है applied force के. उतना ही change आएगा momentum में जितना आप force apply करोगे. और direction of momentum जो change हो रहा है momentum का direction वो applied force के direction में ही change होगा. यानी जिस direction में आप force लगाओगे उसी डायरेक्शन में चेंज ऑफ मोमेंटम होगा. थर्ड है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इक्वल मतलब इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. ये साइमल्टेनियसली होता है, एक ही समय पे होता है. ओके जैसे आप दीवार पे हाथ अगर मारोगे तो आपका एक्शन क्या है, दीवार पे हाथ मारना, और उसी समय आपको जो लगा वो उसका रिएक्शन है. ठीक है, जैसे आप गन में से बुलेट फायर करते हो, गन में से गोली मारते हो, तो जो गोली आगे जाती है ये एक्शन हो गया, लेकिन उसका जो रिकॉइलिंग फोर्स पीछे की तरफ आता है वो उसका रिएक्शन हो गया. नाउ अब हमारे पास है 1.2. अब हम थोड़ा सा सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ये सेक्शन आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 में आता है. ओके इसमें क्या बोला है, टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, टेक द अदर एंड इन योर हैंड एंड रोटेट द स्ट्रिंग सो दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कल एज शोन इन अ फिगर. क्या बोला गया है, आपको एक पत्थर ले लेना है, उस पत्थर को रस्सी के एक सिरे पे बांध देना है और दूसरा सिरा आपको अपने हाथों में पकड़ लेना है और फिर आपको उसको एक सर्कुलर पाथ पे गोल 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 घुमाना है. आर यू अप्लाइंग द फोर्स ऑन द स्टोन, इन विच डायरेक्शन इन दिस फोर्स एक्टिंग, हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन. अब देखिए यहाँ पे कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूं. क्या आपने कोई फोर्स अप्लाई किया है उस पत्थर के ऊपर? यस डेफिनेटली आपने उसको एक रोटेशनल फोर्स दिया है, आपने उसे गोल घुमाने के लिए कुछ तो फोर्स लगाया है. किस डायरेक्शन में आपका स्टोन घूम रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में आपको रोटेशन मिलेगा. अब आप किस तरीके से उस फोर्स को रोक सकते हो. अब आपने फोर्स लगाया है गोल गोल घुमाने का, अब आप उसे रोकोगे कैसे? अपोजिट फोर्स लगा के. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन, और इन सारी चीज़ों का असर उस पत्थर पे क्या पड़ेगा वो हमें डिस्कस करना है. अब हम एक टॉप व्यू ले लेते हैं. दिस इज अवर टॉप व्यू. अगर ऊपर से देखा जाए तो इस तरीके से आपने फोर्स लगाया हुआ है और पत्थर गोल गोल घूम रहा है. तो जो स्टोन है के ऊपर जो टेंजेंटियल फोर्स लग रहा है, यानी स्टोन जो है वो हर पॉइंट से टेंजेंटियल फोर्स से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, इसका डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे चेंज हो रहा है. In each and every point the direction of a stone is changes. तो यहाँ पे क्या बोला है, a stone tied to a spring moving along a circular path and its velocity is tangential direction. इसकी velocity कैसा है, tangential direction. This is your tangential direction. Okay, no. तो हमारा आंसर है as long as we are holding the string we are pulling the stone toward us. जब तक हम रस्सी को पकड़ के रखेंगे तब तक हम पत्थर को अपनी तरफ खींचेंगे. इसका मतलब क्या है, दैट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल. यानी जब तक मैंने रस्सी को पकड़ रखा है और उसे गोल गोल घुमा रहा हूं तो पत्थर सेंटर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है. आर अप्लाइंग फोर्स टुवर्ड इट, यानी वो किस तरफ फोर्स लगा रहा है, इट्स अ सेंटर सीकिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अप्लाइंग फोर्स टुवर्ड्स इट. यानी जब भी आप अप्लाई करोगे फोर्स उसे गोल घुमाने के लिए तो पत्थर सेंटर की तरफ आने की कोशिश कर रहा होगा. इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विच इज टेंजेंट टू द सर्कल एट द पोजिशन ऑफ अ स्टोन.
इस केस में क्या होता है कि जो पत्थर है हमारा वो टेंजेंटियली गोल गोल घूमेगा, मतलब गोल गोल घूमेगा और एवरी पॉइंट पे उसका टेंजेंटियल, उसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंटियल होगी। नो, व्हेन द स्ट्रिंग इज रिलीज, जैसे ही आप छोड़ दोगे रस्सी को, बिकॉज दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे ही आपने पत्थर बंधे हुए रस्सी को छोड़ दिया, जैसे ही आपने रस्सी छोड़ा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंटियल डायरेक्शन थी, उस समय वो जिस भी पॉइंट पे होगा, जिस भी उसके सर्कल में जो भी पोजीशन होगी, उसी पोजीशन में स्ट्रेट टेंजेंटियली वो बाहर निकल जाएगा। ओके, फिगर 1.1b कैन बी रिप्रेजेंटेड दैट, मैं जो फिगर देखा उसमें ये आसानी से दिख रहा है। Those of force act on any object moving along a circle and it is direction toward the center of a circle, this is called the centripetal force. तो हमें क्या सीखने के लिए मिला, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रहा है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे गोल गोल रोटेशन करेगी तो वो हमेशा सेंटर की तरफ गिरने की कोशिश करेगी। इसी फोर्स को, यानी उसका जो डायरेक्शन है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब वो सेंटर से दूर जाने की अगर कोशिश कर रहा है तो उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, और अगर वही ऑब्जेक्ट सेंटर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। इनसाइड सेंट्रीपिटल, आउटसाइड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर की तरफ आना या सेंटर की तरफ झुकाव। दैट इज द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टूवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, यही वो फोर्स है जिसके वजह से ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब हम 1.3 कैपलर्स लॉ डिस्कस कर लेते हैं। यह आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 पे आपको दिया हुआ है। An ellipse is the curve obtained when a cone is cut by an inclined plane. It has two focal points. The sum of the distance of the two focal points from every point on the curve is constant. F1 and F2 are two focal points on an ellipse as shown in figure 1.2. If A, B and C are the 3 points on the ellipse, then AF1 plus AF2 is equal to BF1 plus BF2 इज इक्वल टू CF1 प्लस CF2। क्या कहा जा रहा है कि आपको एक इलिप्स मिलेगा, यानी एक इलिप्टिकल पाथ मिलेगा, इलिप्टिकल कर्व मिलेगा, जब भी आप किसी कोन को इंक्लाइंड प्लेन से काटोगे। उसमें के जो उसके पास अगर आप दो फोकल पॉइंट्स बनाते हो, जैसे कि आपने इसे कट कर लिया कुछ इस तरीके से, ओके, और उसमें आपने दो फोकल पॉइंट्स बना लिया, जैसे कि देखिए यहाँ पे बताया है ऑलरेडी, ओके। दो फोकल पॉइंट्स अगर आप फॉर्म कर रहे हो, ओके, द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टू फोकल पॉइंट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट। तो अगर आप ऐड करोगे, हाँ, दो फोकल पॉइंट्स का किसी भी, ये आपके दो फोकल पॉइंट्स हैं, और आप इस इलिप्टिकल पाथ में कहीं पे भी दो पॉइंट्स ले लेते हो, कहीं पे भी अगर आप दो पॉइंट्स ले लेते हो, उनका सम करते हो तो वो ऑलवेज इक्वल आएगा, कांस्टेंट आएगा। F1 और F2 यहाँ पे आपके दो फोकल पॉइंट्स हो गए हैं एलिप्स के, और A, B, C ये तीन पॉइंट्स हैं आपके इलिप्ट के कहीं पे भी, यानी F1 एंड F2 आपके क्या हो गए, फोकल पॉइंट्स। A, B, C आप इलिप्टिकल पाथ के ऊपर कहीं पे भी हो सकते हो। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर मैं AF1 प्लस AF2 ले लूँ तो जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, BF1 प्लस BF2 के। और अगर मैं CF1 और CF2 की वैल्यू देखूँ तो वो भी इन दोनों वैल्यू के इक्वल टू होगी, यानी कांस्टेंट वैल्यूज मिलेगी आपको। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे अबाउट प्लैनेटरी कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे जो कैपलर्स ने बताया। द ऑब्जेक्ट ऑफ एन प्लैनेट इज एन ellipse with the sun at one of the foci। क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उसमें पहला पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन प्लैनेट इज एन ellipse with the sun at one of the foci। क्या कहा जा रहा है, सन आपका एक फोकस पॉइंट है, फोकस पे है, और आपके जो प्लैनेट्स हैं वो इन ऑब्जेक्ट A, B, C की तरह हैं, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ पे हैं,
planets now. अब यहाँ पे मैं और डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. Kepler's first law, the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. क्या कहा जा रहा है कि जो ऑर्बिट होता है प्लैनेट का वो एक इलिप्टिकल पाथ में होता है सन के अराउंड, और सन हमारा यहाँ पे एक फोकस पॉइंट यानी फोकी की तरह काम करता है. देखिए यह है इलिप्टिकल पाथ, यह है प्लैनेट और यह है हमारा सन जो कि फोकी बना है. ओके, एक पॉइंट में है, F1 पोजीशन पे है. ये फिगर में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है प्लैनेट का जो सन के अराउंड घूम रहा है. द पोजीशन ऑफ द सन इज इंडिकेटेड बाय एस. अब यहाँ पे जो पोजीशन है सन का वो इंडिकेट किया जा रहा है एस से. Kepler's second law, the line join the planet and the sun sweep equal area in equal interval of time. क्या कह रहा है? जो लाइन जॉइंट्स हैं प्लैनेट के बीच में, ये देखिए ये जो लाइंस हैं ये आपस में जॉइन है, प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस दिखा रहे हैं ये. ओके, एंड द सन स्वीप, सन जो निकलता है यहाँ से स्वीप करता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. यानी क्या है कि इनका यहाँ से रिमूव होने का जो टाइम है, ओके, निकलने का जो टाइम है वो सेम होता है. यहाँ से अभी जो जितना टाइम ए से बी जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम आपका सी से डी जाने के लिए लगेगा और उतना ही टाइम आपका ई टू एफ जाने के लिए लगेगा. ओके, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस ए बी कवर कर रहा है उतना ही डिस्टेंस आपका सी डी कवर करेगा और उतना ही डिस्टेंस आपका ई एफ कवर करेगा. ओके, द लाइन जॉइन द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नाउ ए एंड बी आर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लैनेट इन इक्वल टाइम. जो ए बी है और आपका जो सी डी है, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैनेट इन इक्वल टाइम. इनका सेम डिस्टेंस कवर्ड किया गया है प्लैनेट के जरिए सेम टाइम में. आफ्टर द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद द पोजीशन ऑफ अ प्लैनेट स्टार्ट फ्रॉम. इनका जो पोजीशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सी एंड डी से, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है. ओके, ए एंड सी से आपका क्या होगा? पोजीशन स्टार्ट होगा. ए एंड सी आर स्टार्टिंग पॉइंट्स. ओके, एंड बी एंड डी, बी डी जो है आपका एंड पॉइंट होगा रिस्पेक्टिवली. द स्ट्रेट लाइन ए एस एंड सी एस, अगर मैं ए एस और सी एस से एक स्ट्रेट लाइन जोड़ूँ, स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये इक्वल एरिया स्वीप करेगा यानी निकलेगा बाहर. इक्वल एरिया, सेम एरिया कवर करेगा सेम इंटरवल ऑफ टाइम में. तो जो एरिया है ए एस बी का, दिस एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ सी एस डी, यानी दिस वन का एरिया इक्वल टू 2k एंड 2 का एरिया ऑल्सो इक्वल टू 3rd के. तो इनका इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है. यही केप्लर्स सेकेंड लॉ कहता है प्लैनेटरी मोशन का. थर्ड लॉ है केप्लर्स थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन. बोला जा रहा है जो स्क्वायर, जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ, यानी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब जितना एक प्लैनेट को टाइम लगता है सन का एक चक्कर खत्म करने में, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं. अगर उस टाइम का मैं स्क्वायर ले लूँ तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब मीन, डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन. अब ये सन हो गया और ये प्लैनेट हो गया, इनके जो बीच का डिस्टेंस है अगर उसका मैं क्यूब और मीन निकाल लूँ, क्यूबिक मीन निकाल लूँ, तो स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट के. अब ये कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? r इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट. r मान लीजिए एवरेज डिस्टेंस है प्लैनेट का कहाँ से? सन का. एंड t इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, और t टाइम लगता है. तो टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r का क्यूब. ओके, तो अब t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. ओके, अब ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा. ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा. अब ये r क्यूब यहाँ पे आके डिवाइड मारेगा तो मुझे क्या मिल गया? t स्क्वायर बाय r क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट k. अब ये k क्या है? Kepler obtained this law simplify from the study of the position of planets obtained by regular observation. केपलर ने इन लॉस की मदद से बहुत ही आसान बना दिया प्लैनेट्स के ऑब्जर्वेशन को. उनको रेगुलर ऑब्जर्वेशन काफ़ी आसान हो गया. तो ये 3 लॉ काफ़ी यूजफुल हैं प्लैनेटरी ऑब्जर्वेशन के लिए. ही हैड नो एक्सप्लेनेशन
एज टू वाई प्लैनेट्स ओबे दिस लॉ, कोई भी इनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था कि प्लैनेट्स ये लॉ ओबे क्यों करते हैं। वी विल सी बिलो हाउ दिस लॉ हेल्पफुल न्यूटन्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ हीज थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। अब आगे हम देखेंगे कैसे ये तीनों लॉ की मदद से न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को रिप्रेजेंट किया। ओके, नाउ अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.4 न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन ए यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनेट फोर्स। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या कह रहा है कि यूनिवर्स में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, आपके पास मान लीजिए आप यूनिवर्स में हैं, दिस इज आवर यूनिवर्स एंड दिस इज द टू ऑब्जेक्ट्स, ओके, विथ अ डेफिनेट फोर्स अट्रैक्ट करेंगे वो एक दूसरे को, मीन्स दे बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विथ अ डेफिनेट फोर्स। वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे एक डेफिनेट फोर्स के हिसाब से, एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट। अब ये जो हमारा फोर्स है, दिस फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इनका मान लीजिए वजन कुछ भी होगा, m1 एंड m2, ये जो इनका वजन है इनका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, यानी मास को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसको डिवाइड बाय करना पड़ेगा रेडियस से। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा रेडियस का स्क्वायर, यानी आप, ओके, नाउ रेडियस का स्क्वायर आप वहाँ पे लेंगे, स्क्वायर बोला है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस यानी आप रेडियस लेंगे। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो देख लेते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा वो उसे अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्ट करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ के सरफेस के ऊपर आप खड़े हैं, ये आपको हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस इन द यूजुअल नोटेशन, अगर वो ऑब्जेक्ट सरफेस पे है तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है उस फोर्स को इस नोटेशन से यानी इस फॉर्मूला से हम इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, दो मास है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन था इसे हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट लूंगा, उस कांस्टेंट को हम जी कहेंगे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिया या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया, जिसका नाम हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रखा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। अब इस जी की एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, ओके। द वैल्यू ऑफ द जी वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश, इसका, एंड इन SI यूनिट्स इट्स वैल्यू इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ओके। तो ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू को पहली बार हेनरी ने खोजा था, और इसकी जो वैल्यू है, यानी अगर मैं इसको SI यूनिट में मेजर करूं तो वैल्यू ऑफ जी आपको क्या मिलेगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1.5 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हम देखने वाले हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन इंप्लाई कर रहा है, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। किसी भी गिरते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ एक फोर्स लगाता है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसे जी फोर्स भी कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे किसी गिरते हुए ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन आएगा। अब इसके गिरने की स्पीड में, मान लीजिए कोई चीज़ गिर रहा है और उस गिरने की स्पीड में अगर ग्रेविटी लग गई तो ये ग्रेविटी लगने की वजह से ये ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से गिरेगा ये हम पता लगाएंगे, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन यानी जैसे आपने गाड़ी में देखा होगा एक्सेलरेटर होता है बाइक में, वो क्या करता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स किसी गिरते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर स्पीड बढ़ाने का काम करती है। अब ये कैसे काम करती है, इसके लिए साइंस में एक फॉर्मूला बना रखा है, वो हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं।
द एक्सेलरेशन प्रोडक्ट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय जी. इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर. जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी के अंदर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है. अभी मैंने आपको समझाया. अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या इसे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं. एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय जी. इसकी जो मैग्नीट्यूड मतलब इसके ताकत को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं. इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द अर्थ सेंटर. ये अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है. स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर. यानी ये वही फॉर्मूला है. कैपिटल एम को आप ऐसे मान सकते हो कि दिस इज एम इंटू एम. ओके, ये मास है. ओके ना, तो ये फॉर्मूला मुझे मिला. दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड हियर द स्मॉल आर इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल आर. ये स्मॉल आर बड़ा होगा या इस आर के बराबर होगा. एंड दिस आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ और ये है रेडियस ऑफ द अर्थ. इट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द बॉडी. आप अर्थ में कहाँ पे हो ये इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट हमारे पास, अब मैंने लोकेशन की बात की, तो अब कहाँ पे कितना ग्रेविटी लगती है वो हम देखेंगे. चेंज इन द वैल्यू ऑफ द जी विथ हाइट अबोव द अर्थ सरफेस. ये आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9 पे देखने के लिए मिल जाएगा. नाउ सरफेस ऑफ द अर्थ एवरेज, अगर मैं अर्थ के सरफेस पे हूँ और मेरी हाइट 0 है यानी जस्ट मैं खड़ा हूँ, तो मेरे बॉडी के ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटी मैग्नीट्यूड है ग्रेविटी का वो होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माउंट एवरेस्ट, अगर आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर खड़े हैं तो आपकी हाइट होगी 8.8 किलोमीटर्स. ओके, इस वक्त आपके ऊपर जो ग्रेविटी लगेगी वो 9.8 लगेगी. मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ मैन मेड बलून. इंसान के द्वारा जो एयर बलून होता है उसके ज़रिए जो मैक्सिमम हाइट लगी है, अचीव किया है मैन मेड बलून्स ने, वो है 36.6 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस. और उस पर लगने वाली ग्रेविटी है 9.77 मीटर पर स्क्वायर. हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट. अब एक जो वेदर सैटेलाइट होता है वो अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर अबव होता है. उस पर लगने वाला ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 8.7 मीटर पर सेकेंड है. ये इतने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा. ओके, नाउ हाइट ऑफ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट. अब जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसकी हाइट कितनी होती है? 35,700 किलोमीटर्स. और उस जगह पे लगने वाली ग्रेविटी लगभग नील होती है, यानी 0.1225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी आप समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट के ऊपर लगभग 0 ग्रेविटी है. ओके, 0.2 ग्रेविटी है, यानी ग्रेविटी नेग्लिजिबल है. अब एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है ग्रेविटी में. आपको मास और वेट के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए अगर आप ग्रेविटी पढ़ रहे हो तो मास मतलब क्या होता है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन इट. मास का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के मास की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर मान लीजिए ये है एक स्टोन. ये स्टोन का मास क्या होगा? जितना इसके अंदर मैटर प्रेजेंट है उतने ही मास के मेजरमेंट को हम मास कहेंगे. इट्स एसआई यूनिट इज केजी. हम इसको केजी में मेजर करते हैं, या इसका एसआई यूनिट जो है वो केजी है, इतना याद रखना. बट अगर मैं वेट की बात करूं, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट. इट्स मैग्नीट्यूड इज mg एंड एसआई यूनिट इज न्यूटन n. वेट का मतलब क्या होता है कि अब ऑब्जेक्ट के पास मैटर तो था, अब मैटर पे लगने वाली जो ग्रेविटी आ गई इसके वजह से भी कुछ इंक्रीज होगा वेट में. ओके, मास में कुछ तो इंक्रीज होगा, उसके मेजरमेंट को हम वेट कहते हैं. यानी मैटर प्लस ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इसको कहते हैं वेट. इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो mg में होता है एंड इट्स एसआई यूनिट इज डिनोटेड इन न्यूटन्स n, कैपिटल M. इसका एसआई यूनिट न्यूटन्स होता है. तो आपको ये दोनों ही मास और वेट के बीच का डिफरेंस याद रखना है. मास मतलब ओनली मैटर एंड वेट मतलब मैटर प्लस ग्रेविटी. शॉर्टकट है, आप याद रख सकते हो. ओके, नाउ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9 पे colloquially we use weight for both masses and weight and measure of the weight in a kilogram which is the unit of the mass. नॉर्मली बात करते समय
हम मास बोथ दोनों के लिए, मास और वेट दोनों के ही मेजरमेंट के लिए हम किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक्चुअल में यूनिट होता है मास का। बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज व्हेन वी से राजीव्स वेट इज 75 kg, वी आर टॉकिंग अबाउट द राजीव्स मास। बात करते समय हम क्या बोलेंगे, राजीव का वेट कितना है, ठीक है। नॉर्मली हम बोलते हैं तो बोलते हैं 75 ग्राम का है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब मैं केजी उसमें लगाता हूँ तो मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोल रहा हूँ, उसके मास के बारे में बात कर रहा हूँ। What we means is Rajiv's weight is equal to the gravitational force on 85 kg mass। क्या इसका मतलब होगा कि राजीव का जो वेट है, अगर उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के बाद जो आया वो 75 मास का है, केजी मास का है। एज द राजीव मास इज 75 kg, his weight on the earth surface g, earth surface is F is equal to mg, which is equal to 75 into 9.8, which is equal to 735 न्यूटन्स। मतलब क्या, अगर मैं एक्चुअल में वेट की बात करूं राजीव का, तो उसके ऊपर मास प्लस ग्रेविटी लगती है, तो ये हो गया मास ऑफ द राजीव एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 735 न्यूटन्स आता है राजीव का मास, ठीक है। लेकिन बोलते समय हम क्या बोलते हैं, 75 kg का राजीव है, ठीक है। हम न्यूटन्स का इस्तेमाल मेनली थोड़ा कम करते हैं। 1 kg mass is equal to 1 into 9.8, which is equal to 9.8 newtons। Our weight machine tell us the mass। हमारी जो वेइंग मशीन है वो हमें मास के बारे में बताती है। The two pan scale balance on a shop compares the two weight, that is two masses। जो दो पैन वाला, ऐसा आपने तराजू देखा होगा, दो पैन रहते हैं यहाँ पे, ये दो चीज़ों का मास को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एक कांटा ऐसा लगा हुआ होता है, ये एक्चुअल में क्या कंपेयर कर रहा होता है, टू वेट्स यानी टू मासेस। ये नॉर्मली हम बात करते समय इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ट्राई दिस, ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 पे मिलेगा। टेक अ स्मॉल स्टोन, होल्ड इट इन योर हैंड्स। एक छोटा पत्थर लेके आप अपने हाथ में पकड़ लो। व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन, क्या फोर्स लग रहा है स्टोन के ऊपर। नाउ रिलीज द स्टोन, अब छोड़ दो उस पत्थर को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा। व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन आफ्टर यू रिलीज इट, कौन सा, व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है स्टोन के ऊपर जब आप उसे अपने हाथों से छोड़ देते हो। द फोर्स exerted by a person holding the stone, the force exerted by air and earth gravitational force। दो फोर्सेस लगती हैं। The force exerted by a person holding the stone, जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है जब बंदे ने उस पत्थर को अपने हाथ में पकड़ के रखा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर, एक तो हवा के जरिए लगने वाला फोर्स, दूसरा द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। द स्टोन फॉल्स टू द ग्राउंड, अब पत्थर जमीन पे गिर गया। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर एंड द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो फोर्स एक्सर्ट किया हवा ने और ग्रेविटेशनल फोर्स ने, यही दो फोर्स उस पत्थर के ऊपर लग रहे हैं। यूज योर ब्रेन पावर, जो कि आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 पे दे रखा है। इज देयर अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट कीप ऑन अ टेबल और बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू। इफ यस, व्हाई डोंट द टू मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। मान लीजिए आपके पास एक सोफा है और उस सोफे के ऊपर आप और आपका दोस्त बैठे हुए हैं। अब हमने अभी क्या पढ़ा कि यूनिवर्स में अगर कोई भी दो चीज़ हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप अपने दोस्त के साथ सोफे के ऊपर बैठे हो तो आपस में अट्रैक्ट होकर जुड़े क्यों नहीं, ये क्वेश्चन। अगर जुड़ भी गए तो क्यों, और नहीं जुड़े तो क्यों नहीं जुड़े। तो इसका आंसर देखिए, यस, टू ऑब्जेक्ट कीप ऑन अ टेबल डू नॉट मूव टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड द टेबल। आप दो लोग कभी भी एक दूसरे से अट्रैक्ट होके कभी जुड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होती है। ये फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जो कि टेबल और आपके बीच में है। यहाँ पे आप बैठे हो टेबल के ऊपर, और टेबल और आप जहाँ जैसे बैठे हो उस जगह पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो आप और आपके दोनों ही फ्रेंड्स इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक दूसरे से कभी भी जुड़ोगे नहीं। बिकॉज देयर अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन योर बॉडी एंड द फ्लोर, वी, माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड, हम, मेरे बारे में या मेरे दोस्त, डू नॉट मूव टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से
जो मेरे और मेरे दोस्त के बीच में, मेरे और फ्लोर के बीच में है, तो मैं और मेरा दोस्त कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, महेंद्रा एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। मैंने बताया, मान लीजिए आपके पास एक सोफ़ा है, उस पर आप और आपके दोस्त बैठे हैं। अब यहाँ पे अगर आप महेंद्रा हो तो आपके दोस्त का नाम विराट है। ये दोनों जन आपस में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे बैठे हैं। देयर मासेस आर 75 kg। अब इसमें से जो महेंद्र का मास है वो है 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली। विराट का मास है 80 kg। ओके, हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अब इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा, यहीं पे क्वेश्चन मार्क है, यही हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे गिवन मुझे क्या क्या दे रखा है। पहले तो मुझे डिस्टेंस दे दिया है, यानी आर दे रखा है, दैट इज 1 मीटर। m1 दे रखा है, यानी मास 1 दे रखा है 75 kg। m2 दे रखा है 80 kg एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी हमने कैलकुलेट किया g, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब इसके हिसाब से यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगता है। अभी मैंने फोर्स निकाला है, F इज इक्वल टू, हमने ये फार्मूला ऑलरेडी देख रखा है, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब मुझे सारी वैल्यूज़ मिली हुई हैं, मुझे सिर्फ फोर्स F कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है, मुझे सबसे पहले वैल्यू रख देना है। मैंने यहाँ पे G की वैल्यू रखी, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11। फिर m1 की वैल्यू रखी, दैट इज 75 एंड m2 की वैल्यू रखी, दैट इज 80 और यहाँ पे न्यूटन्स ले लिया। अब 1 मिला है, r इज इक्वल टू 1 है, r का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। आपको सिंपली इन लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो वैल्यू आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर जो पावर्स में आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी यहाँ पे आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको डिवाइड करना है, लेकिन 1 कोई भी वैल्यू को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो वो सेम वैल्यू आने वाली है। तो हमें क्या मिला, 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन्स। ओके, नाउ the gravitational force between the Mahendra and Virat is 4.002 into 10⁻⁷ newtons. This is a very small force. ये काफ़ी छोटा फोर्स है। If the force of the attraction Mahindra and the bench on which he is sitting is 0, अगर महिंद्रा और बेंच के बीच में जो भी फोर्स है अगर वो 0 हो जाए, then they will start moving toward, तब वो एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू होंगे। Virat under the action of this force, okay, Virat and Mahindra get attract towards each other. We can calculate its acceleration and velocity by using Newton's law of motion. अब वो मान लीजिए, सेकंड क्वेश्चन यहीं से आपका शुरू हो जाता है। एक सिनारियो आपको बताया है, अब मुझे तो पता चल गया इन लोगों के बीच में काफ़ी छोटा सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि महिंद्रा और विराट के ऊपर, यहाँ पे आपके दो फ्रेंड्स हैं, वो बैठे हुए हैं टेबल के ऊपर, महिंद्रा एंड विराट, इनके बीच में जो ग्रेविटी लग रही थी, अब अगर मैं मान लूँ कि ये 0 हो गई तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। अब हम उनके बीच में जो लगने वाला एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी तो है काफ़ी कम है, काफ़ी कम ग्रेविटी है दोनों के बीच में, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब कितने स्पीड से, कितने एक्सेलरेशन से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी वेलोसिटी क्या है, यह हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की मदद से समझ सकते हैं। तो यही सेकंड एग्जांपल आपका शुरू हो जाता है। इन द अबव एग्जांपल, अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा, अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महिंद्रा इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि महिंद्रा जिस बेंच के ऊपर बैठा है वो फ्रिक्शनलेस है। स्टार्ट विद 0 वेलोसिटी, सबसे पहले वो 0 वेलोसिटी से स्टार्ट होगा, यानी वो घूमने, जब वो चलना शुरू करेगा तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 होगी। व्हाट विल बी महिंद्रा वेलोसिटी ऑफ अ मोशन। अब जैसे ही वो चलना शुरू हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो मोशन में आता है, टुवर्ड्स द विराट, आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड के बाद जब महिंद्रा ने 0 से शुरू होके एक्सेलरेशन देके आगे की तरफ जब वो बढ़ने लगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, विल दिस वेलोसिटी चेंज विद द टाइम एंड हाउ। 1 सेकेंड में आपको पता लगाना है कि उसका 0 से वेलोसिटी बढ़ के कितना हुआ, क्या वेलोसिटी चेंज होगा समय के हिसाब से, और अगर चेंज हो रहा है तो कैसे, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी मेंशन है, ये गिवन एग्जांपल है। मुझे क्या दे रखा है, फोर्स ऑन अ महिंद्रा विच इज इक्वल टू एफ। प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने देखा जो फोर्स महिंद्रा पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो है 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन्स। महिंद्रास मास इज m इज इक्वल टू -75 kg। महिंद्रा का मास भी मुझे पता है, दैट इज 75 kg।
अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अब न्यूटन के लॉ के हिसाब से द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑन महिंद्रा, तो जो एक्सेलरेशन महिंद्रा के ऊपर लगेगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ये फोर्स मिला मुझे 4.002 इंटू 10⁻⁷ एंड मास ऑफ महिंद्रा दैट इज 75। अब अगर मैं इनका सिंपली डिवाइड करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 7.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Using Newton's first equation, we can calculate Mahindra's velocity after 1 second. Newton's first equation of a motion is v is equal to u plus at. v means final velocity which is equal to initial velocity plus acceleration into time. ये फार्मूला है, आपको याद रखना है। एंड ये जो आपका फार्मूला है, इसे यहाँ पे क्या कहा गया है कि दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये न्यूटन्स का पहला इक्वेशन है जो कैलकुलेट करेगा महिंद्रा की वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद। मतलब यहाँ पे आपको टाइम लिखना है 1 सेकंड। एक्सेलरेशन जो हमने अभी कैलकुलेट किया, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज 0 होगी, तो इससे आपको मिल जाएगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ महिंद्रा। एज महिंद्रा इज सिटिंग ऑन अ टेबल, हीज इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। महिंद्रा जब टेबल के ऊपर बैठा था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसमें प्लस हुआ, अभी हमने ए की वैल्यू निकाली एक्सेलरेशन की, दैट इज 5.34 इंटू 10⁻⁹ विच मल्टीप्लाई बाय मास पर सेकेंड। तो इससे सिंपली ये प्लस होगा, 0 किसी में भी प्लस करो तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मीन्स द एक्सेलरेशन, जो भी एक्सेलरेशन आपको मिला है वही आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। महिंद्रास वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड विल बी, 1 सेकेंड के बाद जो महिंद्रा की वेलोसिटी है वो उसके एक्सेलरेशन की बराबर ही होगा, दैट इज 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। दिस इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल वेलोसिटी, ये काफ़ी स्मॉल वेलोसिटी होती है। द वेलोसिटी विल इंक्रीज विद टाइम बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी समय के साथ। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के कारण। द एक्सेलरेशन विल not remain constant because as the Mahindra moves towards Virat's, the distance between them will decrease, causing the increase in gravitational force. जो एक्सेलरेशन है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि महिंद्रा मूव कर रहा है विराट की तरफ, एंड उनके बीच में, विराट और महिंद्रा के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगातार कम होते जाएगा। जैसे जैसे उनके बीच में डिस्टेंस कम होते जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होते जाएगी, thereby increasing the acceleration as per Newton's second law of motion। और इसके वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा उनका एक्सेलरेशन एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कारण। नाउ नेक्स्ट इज, डू यू नो, ये आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 पे दे रखा है, द वैल्यू ऑफ द g इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट एट अ गिवन प्लेस ऑन द अर्थ। क्या बोला है कि जो वैल्यू ऑफ g होती है, यानी ग्रेविटेशन, जो मैग्नीट्यूड है ग्रेविटी का, वो सेम है सारे ऑब्जेक्ट के लिए अगर वो अर्थ के ऊपर है तो। दोज एनी टू ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस और एनी अदर प्रॉपर्टीज व्हेन दे ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट एंड फीलिंग फ्रीली विल रीच द अर्थ एट द सेम टाइम। देखिए हमारा सवाल क्या पूछा है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उनका मास और प्रॉपर्टीज नहीं देखता हूं और उनको सेम हाइट से छोड़ता हूं तो क्या वो सेम समय पे धरती पे गिरेंगे? यही हमारा क्वेश्चन है, तो इस चीज़ का आंसर अभी हम डिस्कस करेंगे। गैलीलियो इज सेड टू हैव परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट अराउंड 1590 इन द इटालियन सिटी ऑफ पिज़्ज़ा। ही ड्रॉप्ड 2 स्पीयर्स ऑफ डिफरेंट मासेस फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा टू डेमोन्स्ट्रेट that both sphere reaches the ground at the same time। गैलीलियो ने 1590 में इटली के सिटी पिज़्ज़ा से एक एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ पे एक क्लीनिंग टावर था, वहाँ से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था। उन्होंने क्या किया, 2 स्पीयर लिया जिनका वजन अलग अलग था और उन्होंने एक साथ उन्हें छोड़ा और जब वो ज़मीन पे गिरे तो सेम टाइम पे पहुँचे। तो अभी जो हमने सवाल पूछा उसका आंसर फिलहाल आ रहा है कि वो सेम टाइम पे अर्थ ग्राउंड पे रीच करते हैं, धरती पे पहुँच जाते हैं। Now, when we drop a feather and a heavy stone at the same time from a height, they do not reach the earth at the same time।
अभी हमने 2 स्पीयर लिया था अलग अलग मास का, उनको छोड़ा था, ठीक है, तो वो दोनों ही धरती पे सेम टाइम पे पहुंच गए थे। लेकिन अब क्या लेना है आपको, एक फर्दर लेना है, यानी एक पंख ले लो और एक वजनदार स्टोन ले लो। अब उन्हें सेम हाइट से छोड़ो। अब क्या होगा कि अब वो सेम टाइम पे ज़मीन को टच नहीं करेंगे, यानी सेम टाइम पे गिरेंगे नहीं, धरती तक नहीं पहुंचेंगे। द फर्दर एक्सपीरियंस अ buoyant force and the frictional force due to the airs, and therefore the float and reaches the ground slowly later than the heavy stone। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पंख है वो बायोंट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो रिजल्ट क्या होगा कि वो काफ़ी स्लोली धरती पे पहुंचेगा हैवी स्टोन के कंपैरिजन में, यानी पहले पत्थर पहुंचेगा, बाद में धीरे 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 पंख जमीन पे गिरेगा। The buoyant and frictional force on the stone are much less than the weight of the stone and do not affect the speed of the stone much। जो पंख है वो काफ़ी हल्का है, जिसके वजह से फ्रिक्शनल फोर्स और बायोंट फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन स्टोन जो है वो काफ़ी हैवी है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ये फ्रिक्शनल फोर्स और बायोंट फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, वो उसके स्पीड को ज़्यादा कम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। They do not affect the speed of a stone। Recently, scientists performed this experiment in a vacuum and showed that the further end stone indeed reaches the earth at the same time। Recently, अभी के साइंटिस्टों ने क्या किया है, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वैक्यूम चेम्बर में, उसमें से सारे हवा को निकाल दिया गया, वैक्यूम रखा गया। अब पंख और स्टोन को दोनों को एक साथ छोड़ा गया, तो वो दोनों ही सेम टाइम पे अर्थ पे पहुंचे, यानी दोनों ही सेम टाइम पे जमीन पे गिर गए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 1.7 स्केप वेलोसिटी, VSCP। स्केप वेलोसिटी √2gm डिवाइड बाय r इज इक्वल टू √2gr। ये फॉर्मूला है, आपको इसे लर्न करना है, लिटरली आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है g का मतलब क्या है, m का मतलब क्या है, r का मतलब क्या है, ओके तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करके रखना है। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, अगर मैं मान लूँ फॉर इनिशियल वेलोसिटी, मैं मान के चल रहा हूँ कि अर्थ सरफेस से, फ्रॉम अर्थ सरफेस से, इट इज इक्वल टू स्केप वेलोसिटी। द बॉडी ओवरकम द अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, बॉडी ओवरकम करेगा अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को, इट विल देन मूव टू इन्फिनाइट एंड कम टू रेस्ट देयर, तब वो इन्फिनाइट तक मूव करेगा और रेस्ट में आ जाएगा, ओके। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब क्या बोला जा रहा है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर मैं उसे हाइट h पे ले जाके अर्थ सरफेस के लिए छोड़ता हूँ तो क्या होगा, माइनस कैपिटल GM मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय h प्लस r। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मास, दिस इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, r is the radius of the earth and h is the height, which is equal to minus mgr square divided by r plus h। यहाँ पे क्या बोला गया है, the total energy of a body revolving around the earth। अब क्या है टोटल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर वो अर्थ के अराउंड में गोल गोल घूम रहा है, तो दैट इज इक्वल टू, यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैंने कैलकुलेट किया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी जस्ट हियर गिवन, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को एडिशन करना है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, आपको वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज द टोटल एनर्जी। इसे क्या कहते हैं, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब हम कुछ पॉइंट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन डिस्कस करेंगे। या आपको देखना है कि क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्लैनेट का अराउंड द सन, सन के आजू बाजू घूमते वक्त वो कैसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, वो देखना है, ठीक है ना। पहला पॉइंट है इसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स अट्रैक्टिंग ऑन द प्लैनेट। पहली बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये सन है, उसके आजू बाजू घूम रहा है, यानी अगर अर्थ सन के आजू बाजू घूम रही है, तो पहली चीज़ आपको इसमें क्या देखने के लिए मिलेगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा प्लैनेट के ऊपर, यानी अर्थ जो है वो सन की तरफ अट्रैक्ट होती है, दिस इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, एंड विच इज इक्वल टू mv² बाय r, ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या दे रखा है, कितने फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है प्लैनेट, mv² बाय r, ठीक है। नाउ
ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन अ प्लैनेट। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसके बराबर है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है जो सन डाल रहा है उस प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर। हमारा सन हमारे अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रहा है वो एक्चुअल में किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू GMM डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये आपको लर्न रखना है कि दिस इज फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस इज फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बोथ फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर। अब ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल टू ईच अदर हैं, इतना आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट है द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ प्लैनेट। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय डिवाइड बाय r। अब v स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी आपको कहाँ से मिलेगी? दिस इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइड बाय t स्क्वायर एंड r सेम हियर, यानी यहाँ पे आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड टू 1 रेवोल्यूशन। इनका कैपिटल स्क्वायर लेना पड़ेगा। दिस इज योर वेलोसिटी, वेलोसिटी नथिंग बट यहाँ पे आपको v इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइड बाय t दे रखा है। अब v का स्क्वायर मतलब ये पूरे टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ पे पूरे टर्म का स्क्वायर हो गया। अब ये 2 इसके ऊपर लग जाएगा तो 2 का स्क्वायर इज 4, 2 पाई मीन्स पाई स्क्वायर एंड r एज सच। ओके, नाउ t का स्क्वायर। अब r एज सच किस लिए? क्योंकि दिस r इन दिस r 1 r गेट कैंसिल, ये भी स्क्वायर होता है लेकिन एक r कैंसिल हो जाता है जिसकी वजह से आपके पास एक ही r बचता है एंड t का स्क्वायर यहाँ नीचे आ गया। तो हमने इसको सिंप्लीफाई भी करके ले लिया है। तो आपको ये लर्न रखना है, दिस इज फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ प्लैनेट। नाउ थर्ड पॉइंट, नाउ द पीरियड ऑफ अ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज गिवन एज t इज इक्वल टू 2 पाई r बाई v। इसको डिराइव करके दिस पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज ऑल्सो इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट gm मल्टीप्लाई बाय r रेस्ट टू 3/2 एंड दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू, और पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन किसके बराबर है? दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट स्मॉल g r स्क्वायर एंड दिस इज सेम r 3/2। तो ये आपको लर्न रखना है। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेंगे। द फॉर्मूला फॉर द स्केप वेलोसिटी गिवन इन द टेक्स्ट बुक डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। जो टेक्स्ट बुक में हमको फॉर्मूला दिया है स्केप वेलोसिटी के, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को काउंट नहीं किया है, ठीक है। ये हम कैसे अज्यूम कर रहे हैं? विदाउट एटमॉस्फेयर के अज्यूम कर रहे हैं। इन प्रैक्टिस द बॉडी बिकम वेरी हॉट ड्यू टू फ्रिक्शन विथ एयर एंड मे इवन बर्न। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो फ्रिक्शन के वजह से, एयर के फ्रिक्शन के वजह से बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है, और अगर प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिया है तो वो बॉडी बर्न तक हो जाती है, ठीक है। तो ये स्केप वेलोसिटी में हमने एटमॉस्फेयर को काउंट नहीं किया है। एटमॉस्फेयर की वजह से फ्रिक्शन होता है जिससे बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस प्रोड्यूस होता है, इवन ऑब्जेक्ट मे बर्न, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इवन व्हेन अ बॉडी इज projected obliquely from the earth surface with initial velocity escape velocity, it will overcome the earth's gravitational influence and move to infinity। क्या बोला जा रहा है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है अर्थ सरफेस से और उसकी इनिशियल वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी के बराबर होती है, और जब वो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को ओवरकम करता है यानी उसको ओवरटेक करता है तो वो इन्फिनाइटली मूव कर सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे डू यू नो, जो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14 पे दे रखा है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द वेटलेसनेस इन अ स्पेस। स्पेस में कैसे वेटलेसनेस को फील किया जाता है देखना है। स्पेस ट्रैवलर्स एज वेल एज द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेस क्राफ्ट अपीयर टू बी फ्लोटिंग। स्पेस ट्रैवलर्स, जो स्पेस में ट्रैवलिंग करते हैं उनको हम स्पेस ट्रैवलर कहते हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट है स्पेस में ऑलरेडी वो सबके सब फ्लोटिंग यानी वो तैरने का अनुभव करते हैं। क्यों? through the spacecraft is at a height from the surface of the earth। अभी जो स्पेस क्राफ्ट होता है ये एक पर्टिकुलर हाइट पे होता है अर्थ सरफेस के। ओके, द वैल्यू ऑफ द जी देयर इज नॉट जीरो। वहाँ पे जो जी की वैल्यू है यानी जो ग्रेविटेशनल मैग्नीट्यूड है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ जो ग्रेविटी है वो जीरो नहीं है। इन द स्पेस स्टेशन द वैल्यू ऑफ द जी इज ओनली 11% लेस देन इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। स्पेस स्टेशन में सिर्फ 11% ग्रेविटी कम होती है, हाँ, अर्थ सरफेस के कंपैरिजन में। ओके, तो ये बातें आपको याद रखनी है। नाउ दोस्त, द हाइट ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट इज नॉट द रीजन फॉर देयर वेटलेसनेस। अब सिर्फ हाइट ही स्पेसक्राफ्ट जितने ऊंचाई पे है सिर्फ वही एक रीजन नहीं है। ओके,
देयर वेटलेसनेस इज काजेड बाय देयर बीइंग इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल। दूसरा रीज़न क्या है कि जो हमें वेटलेसनेस महसूस हो रहा है, उसका एक दूसरा रीज़न है कि वहाँ पे हर चीज़ एक फ्री फॉल का अनुभव कर रही है। ओके, फ्रीली फॉल हो रही है। थ्रू द स्पेस क्राफ्ट इज नॉट फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी अलॉन्ग द ऑर्बिट। अब अगर वो फ्री फॉल का अनुभव कर रहा है हमारा स्पेस क्राफ्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस है, तो वो धरती पे क्यों नहीं गिर रहा है? वो इसलिए धरती पे नहीं गिर रहा है क्योंकि वेलोसिटी अलॉन्ग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, वो एक ऑर्बिट ऑफ द जो अर्थ है उसके साथ की वेलोसिटी में वो गोल गोल घूम रहा है, जिसके कारण वो गिर नहीं रहा है। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो एक ही फोर्स वहां पे एक्ट कर रहा है जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का, एंड देयरफॉर इट इज इन अ फ्री फॉल स्टेट, और इसी के कारण वो फ्री फॉल स्टेट में है। एज द वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉल डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये जो फ्री फॉल है, ये फ्री फॉल किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, द वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल इज द सेम फॉर द स्पेसक्राफ्ट एंड ट्रैवलर। अब ये जो वेलोसिटी है यानी जो स्पीड है फ्री फॉल की, ये सेम होगी किसके लिए? किस किस के लिए ये सेम होती है? स्पेसक्राफ्ट और जो ट्रैवलर्स हैं या कोई ऑब्जेक्ट है स्पेसक्राफ्ट में, हर एक के ऊपर फ्री फॉल एक जैसा ही काम करेगा। Those if a traveler release an object from her hand, it will remain stationary with respect to her and will appear to be floating। अगर कोई ट्रैवलर किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में से छोड़ता है स्पेस के अंदर, तो वो उसी जगह पे रुका हुआ रहेगा। ठीक है, वो उसी जगह उसके हाथ के पास ही रुका हुआ रहेगा और ऐसा महसूस होगा कि वो वहां पे तैर रहा है। डू यू नो, ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल वेव्स, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। वेव्स आर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर व्हेन वी ड्रॉप अ स्टोन ऑन इट। आपने देखा होगा अगर ये पानी है और आप उसके ऊपर कोई पत्थर ड्रॉप करते हो तो क्या होता है, वहां पे रिपल्स बनने लगते हैं, ऐसे वेव्स फॉर्म में रिपल्स तैयार होने लगते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि सिमिलरली वी मस्ट हैव सीन द वेव्स जनरेटेड ऑन अ string when its both hand are held in hand and shaken। आपने देखा होगा अगर आप दो रस्सी को ले लो, एक रस्सी ले लो, उसको दो किनारे से बांध दो और आप उसको शेक करो, तो यहाँ पे भी एक वेव फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलता है। आपने नोटिस किया होगा वो रस्सी जो है वो ऐसे ऐसे करके एंड्स पे जाके टकराती है और फिर वापस बैक आती है। ठीक है, लाइट इज ऑल्सो अ वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, वेव होता है। देखिए वो बैक एंड फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, वो भी एक प्रकार का वेव ही है, तो उसका नाम रखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब अगर मैं गामा रेज की बात करूं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अलग अलग होती है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स एमिट द वेव्स एंड वी रिसीव देम यूजिंग आवर इंस्ट्रूमेंट। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो है यानी स्पेस में जो बहुत ही दूर स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनको हम फिलहाल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। वो भी एक पर्टिकुलर वेव एमिट करते हैं, हम उसको रिसीव करते हैं, मतलब हमें वो कैसे मिलता है? इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से मिलता है। ऑल आवर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स हैज बीन ऑब्टेन थ्रू दिस वेव्स। हमारे पास जितनी भी जानकारी है, नॉलेज है यूनिवर्स की हमारे पास जितनी भी जानकारी है वो हमें कैसे मिली है, कैसे ऑब्टेन हुआ है? थ्रू दिस वेव्स, इन वेव्स की मदद से ही मिला है। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स। अब ग्रेविटेशनल वेव्स ना, ये बहुत ही अलग प्रकार का वेव होता है। दे हैव बीन कॉल्ड द वेव ऑफ द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। इन्हें कहा जाता है वेव ऑफ फैब्रिक्स।
मतलब जैसे आप एक कपड़ा ले लो, उसको चारों खानों से बांध दो और फिर आप उसके ऊपर टैप करो तो वो जिस प्रकार से हिलेगा उसे मैं क्या कहूँगा, वेब ऑफ फैब्रिक्स। अब ये फैब्रिक कपड़े का नहीं बना हुआ है फिलहाल, ये फैब्रिक बना हुआ है स्पेस टाइम का। मतलब आपकी जो चादर है वो एक स्पेस टाइम है, स्पेस टाइम की आपने चादर बना ली है, उसको शेक करोगे तो जो वेव आएगा उसे मैं क्या कहूँगा, फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। नाउ आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड देयर एग्जिस्टेंस इन 1916। आइंस्टाइन ने 1916 में बताया था कि ऐसा स्पेस टाइम फैब्रिक होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं, ठीक है। दिस वेव्स आर वेरी वीक, ये वेव जो हैं बहुत ही वीक होते हैं, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम, और बहुत ही मुश्किल होता है उनको डिटेक्ट करना। साइंटिस्ट हैज़ constructed extremely sensitive instrument to detect the gravitational waves emitted by astronomical source। साइंटिस्ट जो हैं हमारे, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, बनाया बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनको पता लगाने के लिए जो भी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स से आ रहे हैं। अलॉन्ग दिस लाइगो, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनका नाम है लाइगो। लाइगो मीन्स लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। देखो LIGO, लाइगो का मतलब L फॉर लेजर, I फॉर इंटरफेरोमेट्रिक, G फॉर ग्रेविटेशनल वेव्स एंड O फॉर ऑब्जर्वेटरी। तो आपको ये याद रखना है, लाइगो का फुल फॉर्म इज द प्रोमिनेंट वन, ये बहुत ही अच्छा है ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए। एग्जैक्टली आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ दिस प्रिडिक्शन, जस्ट इस प्रिडिक्शन के 100 साल बाद ही साइंटिस्ट डिटेक्ट दिस वेव्स कमिंग फ्रॉम एन एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स। 100 साल बाद, लाइगो के बनने के 100 साल बाद, इस प्रिडिक्शन के 100 साल बाद हमने अंतरिक्ष के दूर दराज एरिया से, वहाँ पे कोई तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट था जिसमें से ग्रेविटेशनल वेव्स निकल के आ रही थी। इंडियन साइंटिस्ट हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन दिस डिस्कवरी। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस डिस्कवरी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है। दिस डिस्कवरी हैज़ ओपनड अ न्यू पार्ट टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। इन डिस्कवरीज के वजह से नए रास्ते खुल गए हैं यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। नाउ यहाँ पे मैंने एक प्रेडिक्शन रखा है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये एक चार्ट है, आपको इस चार्ट को यानी इस टेबल को राइट डाउन करके इनके आंसर लिख लेने हैं, ठीक है। मास मेजर्ड इन केजी, मेजर ऑफ इनर्शिया, मास केजी में डिनोट किया जाता है उसका यूनिट, और ये इनर्शिया मेजर करने के काम आता है, ये आपको याद रखना है। वेट इज न्यूटन, डिपेंड ऑन द हाइट, वेट न्यूटन, वेट का जो यूनिट है यहाँ पे आपको न्यूटन लेना है, और ये डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास पर सेकेंड, एंड जीरो एट अ सेंटर ऑफ द अर्थ, ये आपको याद रखना है, मतलब ये लाइन में ही आपको सीरीज याद रखनी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर, यानी पर केजी स्क्वायर, सेम इन द एंटायर यूनिवर्स। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये वाली यूनिट सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी सारे के सारे यूनिवर्स में। नाउ यहाँ पे मैंने स्केप वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला लिख रखा है। स्केप वेलोसिटी अंडर रूट 2gm डिवाइड बाय r, आपको इसे याद रख लेना है, गो थ्रू इट। जब तक आप इसे याद नहीं करोगे स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, तब तक ये आपके काम आने वाला नहीं है। हमने ऑलरेडी gm r इन सबको डिस्कस कर रखा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी gm डिवाइड बाय r स्क्वायर, हियर r इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल R। नाउ यहाँ पे मैंने फिर से हमने एक फॉर्मूला ले रखा है, सॉल्व एग्जाम्पल, होप्स आप लोगों को समझ में आएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्रा इन द अर्लियर एग्जाम्पल। अब हमने महेंद्रा को पहले वाले एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें पहले वाले एग्जाम्पल को आपको राइट डाउन आपने किया ही होगा, उसको अपने सामने रख लीजिए और फिर इस एग्जाम्पल को देखिए तो आपको समझने में आसानी होगी। गिवन क्या दे रखा है, मास ऑफ द अर्थ m1, ये ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्पल में दे रखा है, दैट इज 6 × 10⁻24 kg, ओके। एंड हियर
द रेडियस ऑफ द अर्थ आर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स। महिंद्रास मास, महिंद्रा का मास कितना है, m2 इज इक्वल टू 75 kg। ओके, g इज इक्वल टू 6.6 यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, बाय यूजिंग द फोर्स लॉ, अब मैं फोर्स लॉ की मदद लूंगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन महिंद्रा ड्यू टू द अर्थ इज गिवन बाय दिस फोर्स। अब जो फोर्स लग रहा है महिंद्रा के ऊपर अर्थ की वजह से, वो क्या दे रखा है, 1.83 इंटू 10⁻⁹ टाइम्स लार्जर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना गुना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इतना ज़्यादा गुना महिंद्रा के ऊपर फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। 1.83 इंटू 10⁻⁹ टाइम्स लार्जर, ये फोर्स कितना ज़्यादा है आप खुद अज्यूम कर सकते हैं, 1.83 इंटू 10⁻⁹ टाइम्स ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। बिटवीन महिंद्रा एंड विराट, महिंद्रा और विराट के बीच में जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे ये फोर्स 1.83 इंटू 10⁻⁹ टाइम्स ज़्यादा होगा। तो आपको याद रखना है, फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब मुझे अप्रॉक्सीमेट सबकी वैल्यू मिल चुकी है। आई नो व्हाट इज द जी, अभी हमने राइट डाउन करके लिया, ऊपर गिवन में दे रखा है। मास 1 दिया है 75, ओके, एंड मास 2 इज 6 इंटू 10⁻24, ये आपको याद रखना है, डिवाइड बाई आर 2 यानी 6.4 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब दिस, यहाँ पे आपको स्क्वायर लगाना है। यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करते हो गाइस, ये काफ़ी इजी है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर दीजिए, नो इश्यू एट ऑल। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा जिसमें आप आसानी से इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख पाएंगे। इनका एक्सप्लेनेशन, इस सॉल्व का एक्सप्लेनेशन मैं आपको अलग से बना के दे सकता हूँ, बस आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल 2। क्या दिया है एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 2, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट व्हाट विल बी द महिंद्रास वेलोसिटी। अब जो अगर मैं उसके रेस्ट, जब वो महिंद्रा रुका हुआ था उससे अगर शुरुआत करता हूँ तो महिंद्रा की वेलोसिटी क्या थी, आफ्टर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी क्या थी, इफ ही इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से नीचे की तरफ गिर रहा है अर्थ में तो क्या होगा, देखिए वी ऑल नो द इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो, किसी भी चीज़ की इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। एफ फोर्स अभी मैंने कैलकुलेट किया 733 न्यूटन्स, ओके। महिंद्रास मास मुझे दे रखा है दैट इज 75 kg। टाइम मुझे अब भी इस क्वेश्चन में मिला 1 सेकेंड। महिंद्रास एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। मुझे फोर्स कितना मिला 733 न्यूटन्स और मास कितना है 75, ओके। इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आई विल गेट आंसर। ये क्या मिला, लेकिन मुझे मिला है एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ मास पर सेकेंड। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। महिंद्रास वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड क्या होगी, महिंद्रा की वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दे रखा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा महिंद्रास वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है no. तो मुझे अब v निकालना है, फोर्स निकालना है। तो हमने डिस्कस किया इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी, 9.77 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वैल्यू आई। अब इसको अगर मैं सॉल्व करके देखता हूँ तो मुझे v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 9.77 मीटर पर सेकेंड। दिस इज 1.83 इंटू 10⁻⁻ टाइम महिंद्रास वेलोसिटी। अब ये 1.83 इंटू 10⁻⁹ टाइम्स महिंद्रा वेलोसिटी से ज़्यादा है। इज एन एग्जाम्पल 2, ओके, ऑन पेज नंबर 6। ये एग्जाम्पल 2 में पेज नंबर 6 में आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा है टेक्स्ट बुक में, तो गो थ्रू करें, ओके। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। We can calculate the value of g by using Newton's universal law of gravitation। हम वैल्यू ऑफ g को कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से।
ऑब्जेक्ट ऑफ मास m सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r। मान लीजिए आपका मास m डिस्टेंस r से सिचुएटेड है। ओके, नाउ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये आपका अर्थ सेंटर है। आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या मास या r डिस्टेंस पे यहाँ पे सिचुएटेड है। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन है उस, अब इसके लिए मैं ग्रेविटेशनल का क्या लॉ दूंगा वो देखिए। अब उस पर फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय r का स्क्वायर। अब यहाँ पे कैपिटल M क्या है, मास ऑफ, मास m इज द मास ऑफ अर्थ, ये अर्थ का मास है। कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, गॉट इट, एंड r इज द रेडियस डिस्टेंस बिटवीन, रेडियस स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर रेडियस बिटवीन देम, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पे आपको दो फोर्स के दो फॉर्मूले मिल गए। अब हम इन दोनों f की वैल्यू को इक्विवेलेंट करेंगे, ठीक है, इक्वल टू करके देखेंगे। तो मुझे क्या मिलता है, कैपिटल G m मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय r स्क्वायर विच इज इक्वल टू mg। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे रीअरेंज कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, g के फॉर्मेट में इस इक्वेशन को लिखूंगा। तो m यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू की इस तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड होने के बाद मुझे कौन सा इक्वेशन मिलेगा, देखिए कुछ इस तरीके से मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय m स्मॉल m। अब ये दोनों स्मॉल m कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे ओवरऑल क्या मिला, g इज इक्वल टू जी एम, कैपिटल जी एम डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन मिल गया। अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज, अब मेरा जो इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर वो अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है तो उसके लिए स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। और कैपिटल R क्या होता है आपको ये याद रखना है, राइट डाउन करके ले लें, कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। दोस्त द वैल्यू ऑफ द g ऑन द अर्थ ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, अब उसके लिए g की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब मैं इस r की जगह क्या लिखूंगा, कैपिटल R बस। तो मुझे इक्वेशन नंबर 5 से इक्वेशन नंबर 6 मिलेगा, जिसमें स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर मैंने वैल्यू पुट की है। द वैल्यू ऑफ g इन SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास and the radius of the earth are 6 into 10 raised to 24 kg and 6.4 into 10 raised to 6 meter respectively by using in this equation। अब इस इक्वेशन आप देख सकते हैं मैंने वैल्यू पुट कर दी है, किसकी वैल्यू पुट की, कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 raised to -11 विच इज मल्टीप्लाई बाय द मास m, 6 इंटू 10 raised to 24 पावर 24 डिवाइड बाय, अब यहाँ पर मुझे रेडियस का स्क्वायर मिला है, रेडियस क्या मिला है मुझे, इट इज़ अ 6.4 इंटू 10 raised to पावर 6 होल स्क्वायर। तो जिसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे मैं क्या कहूँगा, मैं इसे इक्वेशन नंबर 7 मार्क कर दूँगा। अब इसके लिए मैं क्या देखूँगा, हमें क्या लिखना है इस पूरे स्टेटमेंट के लिए, दिस एक्सेलरेशन डिपेंड ओनली ऑन द मास m एंड रेडियस r। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो कैपिटल M के ऊपर यानी मास के ऊपर डिपेंड है और रेडियस ऑफ r के ऊपर डिपेंड है अर्थ के। एंड सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए गिवन पॉइंट ऑन द अर्थ इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। तो जो अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हुआ अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सेम रहेगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ गिवन पॉइंट ऑन द अर्थ इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। अर्थ के किसी भी पॉइंट पे हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब चलिए देख लेते हैं, ये टेबल मुझे क्या शो कर रहा है, 1.7 आपके टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया है, शोइंग द चेंज ऑफ g विथ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये बता रहे हैं कि कितना चेंज होगा ग्रेविटी g एट द हाइट ऑफ द सरफेस, अर्थ के अर्थ, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अब आप उससे कितना भी दूर जा रहे हैं, कितने हाइट से जा रहे हैं, कितनी हाइट होगी तो लगने वाला ग्रेविटी कितना होगा, इस टेबल से हम समझेंगे। ये पहला प्लेस दिया हुआ है, दूसरा हाइट इन किलोमीटर्स और तीसरा दिया हुआ है ग्राम, जिसको हम मेजर करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। नाउ सरफेस ऑफ द अर्थ एवरेज सरफेस आपका 0 है, यानी आप जस्ट स्टैंड हो धरती के ऊपर, आपके ऊपर लगने वाला ग्रेविटी फोर्स जो है वो 9.8 होगा। अगर आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर खड़े हो जिसकी हाइट है किलोमीटर्स में 8.8 किलोमीटर्स, माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है 8.8 किलोमीटर्स, वहाँ पे लगने वाला ग्रेविटी भी सेम होगा 9.8। अब मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय मैन मेड बलून, सबसे ऊंचा हाइट अटेन करने वाला मैन मेड बलून वो था 36.6, यानी उसने कितनी हाइट अटेन की थी 36.6 किलोमीटर्स। वहाँ पे लगने वाला ग्रेविटी वैल्यू जो है, फोर्स जो है वो कम हो गया। वो कितने से कम हो गया, देखिए यहाँ पे 9.77 दिया है।
हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट। अब एक वेदर सैटेलाइट का जो हाइट होता है वो 400 किलोमीटर्स होता है, वहाँ पे लगने वाली ग्रेविटी 8.7 होती है। और हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो हम मोबाइल फ़ोन्स पे बात करते हैं, वो एक्चुअल में कम्युनिकेशन सैटेलाइट से जुड़ा हुआ होता है, उसकी जो हाइट होती है वो 35,700 किलोमीटर्स की होती है। वहाँ पे लगने वाला ग्रेविटी वैल्यू लगभग 0 होता है, 0.225। ओके, तो आप प्लेस, उनकी हाइट और उन पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों ही लर्न कर लें, राइट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आपको बताना है। हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले रखे हैं, आपको ये डेफिनेटली लर्न होना चाहिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है? व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? डिफाइन करना है सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक है, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और आप कैसे डिफाइन करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को, वो देखेंगे। आंसर क्या है? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी, अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बॉडी का, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो फोर्स लगेगा किसी भी एक्टिंग बॉडी के ऊपर वो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको एक एग्जांपल देना है। द मून रिजॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय अर्थ। मून रिवॉल्व कर रहा है, किसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है। मतलब ये आपका अर्थ है तो मून इसके ऑर्बिट में है। ठीक है, ये क्यों इसके ऑर्बिट में है? दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय अर्थ। तो ये आपका मून है, मून के ऊपर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अर्थ क्या कर रहा है? मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ अपने सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उस फोर्स को मैं क्या कहूँगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ग्रेविटी मून को अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो इस फोर्स को मैं नाम दूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको ये याद रखना है, काफ़ी सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। उस फोर्स का नाम बताइए जो रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए अराउंड द सन। अभी मान लीजिए आपका ये सन है और ये अर्थ है। अब किस फोर्स की वजह से अर्थ सन के अराउंड गोल गोल घूम रहा है? विच मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? प्लैनेटरी मोशन। आपको सिंपल सा आपको बताना है। द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द सन। जो प्लैनेट रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से करेगा जो सन उस प्लैनेट के ऊपर डाल रहा है। हमारे पास जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर सन एक ग्रेविटेशनल फोर्स डालता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो राइट द 3 लॉ गिवन बाय कैपलर्स। 3 लॉ बताइए जो कैपलर ने दिए हैं। हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन्स टू अराइव एट अ इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। आपको पहले बताना है 3 लॉ ऑफ कैपलर्स को और कैसे लॉ ऑफ कैपलर ने न्यूटन की हेल्प की इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी को बनाने के लिए। अभी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एक्सप्लेन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है? मतलब सेम क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन आपको 2 फॉर्म में दिया जा सकता है। क्वेश्चन आपका और क्या हो सकता है? एक्सप्लेन विथ अ डायग्राम कैपलर्स 3 लॉ हेंस शो द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए अब इसका आंसर देखेंगे। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज द यूजुअल नोटेशन। फोर्स हमेशा रेडियस का स्क्वायर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर। आंसर देखते हैं। कैपलर्स फर्स्ट लॉ, कैपलर का पहला लॉ क्या कहता है और उसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इक्लिप्स विद द सन एट अ वंस ऑफ अ फोकस। क्या बोला है? जो ऑर्बिट होता है प्लैनेट का वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकी। सन कहाँ पे रहेगा? फोकस में रहेगा। चलिए देख लेते हैं। ये डायग्राम है, ये आपको स्टेटमेंट लिखना है और ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमारा डायग्राम कैसा है? ये मेरा सन है, ये वो ऑर्बिट है एलिप्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसे ए एस बी। ये पहला एरिया ए और बी आपका कवर्ड डिस्टेंस है। ठीक है, दूसरा आपका कवर डिस्टेंस कहाँ है? सी और डी। और तीसरा कवर डिस्टेंस है ई और एफ। ठीक है, ये डायग्राम मुझे क्या बताता है? दिस डायग्राम शो एज द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन। स्केमेटिक डायग्राम।
अब यहाँ पे एक प्लैनेट है जो ए से बी जा रहा है, फिर सी से डी, मतलब ये उसका ऑर्बिट है, और उस ऑर्बिट में अलग अलग जगहों पे मैंने उसको कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। अगर वो इतने एरिया को निकाल रहा है तो क्या होगा वैल्यू, इतने को निकाल रहा है तो क्या है वैल्यू, इतने को निकाल रहा है तो क्या है वैल्यू, वो हम देखने के लिए ये डायग्राम हमने ड्रॉ करके लिया हुआ है। फिगर 1.5 शो द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अभी मैंने बताया ये ऑर्बिट का नाम क्या है, इसे कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। और ये वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें जो प्लैनेट है सन के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है, द लाइन जॉइन द प्लैनेट एंड द सन स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कह रहा है, अगर आप ए से बी जा रहे हो, सी से डी जा रहे हो और ई से एफ जा रहे हो, तो आपका इक्वल एरिया होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, इतना आपको याद रखना है। आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ए से बी सेम टाइम में, सी से डी सेम टाइम में, ई से एफ सेम टाइम में। द स्ट्रेट लाइन ए एस सी एस एंड ई एस स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपका जो स्ट्रेट लाइन है ए एस सी एस और ई एस, ये इक्वल एरिया है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में निकल रहा है। तो एरिया आपका क्या दिया हुआ है, ए एस बी इज इक्वल टू एरिया सी एस डी विच इज इक्वल टू एरिया ई एस एफ, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ था। अब हम थर्ड लॉ को देखेंगे। आप लोगों को थर्ड लॉ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ तीनों को वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लेना है। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ अ period of a revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। जो स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है प्लैनेट का अराउंड द सन, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। क्यूब डिस्टेंस लेना है, सिंपल सी बात है दोस्त। इफ आर इज द एवरेज डिस्टेंस, अगर जो आर है वो आपका एवरेज डिस्टेंस है प्लैनेट का सन से, यानी आपका ये सन और ये आपका प्लैनेट, और उसका एवरेज डिस्टेंस आप आर ले रहे हो, ठीक है, यानी रेडियस मान लो, ठीक है, फ्रॉम द सन, एंड द टी इज द पीरियड ऑफ अ रिवोल्यूशन ऑफ टाइम। अब ये सन, ये आपका प्लैनेट, ये आपका रेडियस आर, और कितना टाइम लगा इसको एक सर्कल कंप्लीट करने में या रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, तो उसके लिए मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम जो उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। इसका मतलब है दैट इज टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब इज कॉन्स्टेंट के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के ले लूंगा। फॉर सिंप्लिसिटी वी शाल अज्यूम द ऑर्बिट टू बी सर्कल। अब सिंपली आसानी के लिए मैं मान लेता हूँ ये सन है, ये मेरा प्लैनेट है, ये रेडियस आर है और ये उसका ऑर्बिट है, अभी जो कि मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। इस फिगर का नाम क्या है वो आपको ध्यान में रखना है गाइज, ये आप लोगों को रिमेंबर होना चाहिए। वीडियो को पॉज कर लो, राइट डाउन कर लो, नो इश्यू एट ऑल। सर्कुलर मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, क्या है सर्कुलर मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, वो ये इस डायग्राम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। सिंप्लिसिटी के लिए हमने ये फिगर 1.6 बनाया है। इसमें एस क्या है, ये पोजीशन ऑफ सन को डिनोट कर रहा है। पी क्या है, डिनोट द पोजीशन ऑफ प्लैनेट एट अ गिवन इंस्टेंट, यानी पी इज द पोजीशन ऑफ प्लैनेट, एस इज द पोजीशन ऑफ सन, आर डिनोट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, आर क्या डिनोट कर रहा है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट को, विच इज इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये किसके इक्विवेलेंट है, डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। याद रखना है, सिंपल सा, देयर इज नो शॉर्टकट हियर। द स्पीड ऑफ अ प्लैनेट इज यूनिफॉर्म। अब जो स्पीड है प्लैनेट का वो इस ऑर्बिट में यूनिफॉर्म है, यानी स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज गिवन एज। तो वेलोसिटी क्या दिया रहेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ ऑर्बिट, यानी आप पहले ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस ले लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट। किससे डिवाइड करना है, टी से डिवाइड करना है। तो आपको क्या मिला, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर डिवाइड बाई टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। इफ एम इज द मास ऑफ अ प्लैनेट, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लैनेट बाय सन। अगर एम मास है प्लैनेट का तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या एक्सर्ट करेगा प्लैनेट के ऊपर, दैट इज इक्विवेलेंट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एफ किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल है, ये याद रखना है आप लोगों को। फोर्स इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। और फोर्स के लिए मुझे फॉर्मूला क्या दिया है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू 2 पाई आर डिवाइड बाई टी होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर। और मुझे क्या मिला, 4 पाई आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर आर, विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर आर एम इंटू आर डिवाइड बाई टी। अब मैं देखूंगा अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ। अब केपलर लॉ के हिसाब से टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इंटू आर क्यूब, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी पीरियड ऑफ स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द के इंटू पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्यूब। ये आपको याद रखना है। नाउ देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर डिवाइड बाई के आर क्यूब, विच इज इक्वल टू
अब मैं इसको कैसे राइट डाउन कर सकता हूँ, इस प्रकार से मैं इसको राइट डाउन कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर मिलेगा। तो मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को मैं कांस्टेंट बोल देता हूँ। मैंने इस पूरे टर्म को क्या कह दिया, इज द कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर केस। किसी पर्टिकुलर केस में 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई के कांस्टेंट होता है। इन शॉर्ट मैं क्या बोल सकता हूँ, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना, तो आपको होप सो ये इजीली समझ में आया होगा। यूज योर ब्रेन पावर, जो कि आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है। इफ एरिया ESF इन फिगर 1.5 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ABS, व्हाट विल यू इन्फर अबाउट EF। अगर आपका एरिया ESF दिए हुए फिगर, आपने होप से 1.5 फिगर को ड्रॉ कर लिया होगा, आप वो फिगर को रेफ़र करें, उस रेफ़र में ESF जो आपका एरिया है वो क्या इक्वल टू है ABS के, एंड व्हाट यू इन्फर अबाउट द EF, और क्या आप इन्फर करेंगे उसके EF के बारे में। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू मूव फ्रॉम E to F, जितना टाइम लगेगा किसी प्लैनेट को मूव करने के लिए E से F जाने के लिए, उतना ही इक्वल द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू मूव फ्रॉम A to B, उतना ही टाइम लगेगा प्लैनेट को A से B जाने के लिए। यानी टाइम टेकन बाय E to F इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय A to B। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आंसर हमने दोनों डिस्कस कर लिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करता हूँ। स्टार मार्क है, आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना है। लेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ स्टार BT। जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है प्लैनेट का डिस्टेंस R से फ्रॉम स्टार टू BT, प्रूव दैट इफ इट वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2R फ्रॉम द स्टार इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विल बी √8 × T। अब देखेंगे इसका आंसर क्या है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि जो आपका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है प्लैनेट का डिस्टेंस R से, ठीक है, यानी ये आपका प्लैनेट उसके और ये आपका स्टार, अब इसके बीच में डिस्टेंस R है BT, उसको पीरियड कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, T लग रहा है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ कीजिए दैट इफ़ इट वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2R फ्रॉम द स्टार, अगर ये डिस्टेंस में 2R कर दूँ, इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विल बी, ये 2R किया, यानी आपको R इज इक्वल टू क्या बोला उसने T, और आपको 2R इज इक्वल टू वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपका 2R इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, √8T। ठीक है, तो R इज इक्वल टू T एंड 2R इज इक्वल टू √, यानी K की वैल्यू आपको क्या मिली यहाँ पे √8, याद रखिए, ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। M इज द मास ऑफ द सन, G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, R क्या है आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, अज्यूम टू बी सर्कुलर। अब मैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट को क्या मान रहा हूँ कि वो सर्कुलर फॉर्म में है, इट इज अ सर्कुलर, विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। R इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है R, दैट इज T इज इक्वल टू T1, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय √GM R 3/2 फॉर R इज इक्वल टू 2R, आपको R क्या दिया हुआ है 2R, एंड T इज इक्वल टू T2 विच इज इक्वल टू 2R डिवाइड बाय √GM, यहाँ पे मैं 2R पावर ऑफ 3/2 लिख लूँगा। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको T² इज इक्वल टू √T8 मिलता है। ये आपको सिंपली मेमोराइज करके रखना है। यहाँ पे डिराइव हो रहा है, इसकी मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेम ये इक्वेशन सेम है, इसकी वैल्यू मैंने क्या रखा 2R को मैं R 3/2 मान ले रहा हूँ, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 3/2 से। अब मुझे T1 क्या मिला 2 3/2 और T2 क्या मिल गया विच इज़ T1 √T, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √T। तो आपको ये सिंपली मेमोराइज रखना है, देयर इज़ अ नो शॉर्टकट गिवन। ओके नाउ अब मेरा क्वेश्चन क्या होगा और मुझे आंसर क्या लिखना है ये देख लीजिए। अगर मुझे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या तो डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको आंसर कैसे लिखना है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसी बॉडी के ऊपर, वो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से, इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नोट, आपको यह हमेशा याद रखना है, ऑन द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। अर्थ सरफेस के ऊपर जो वैल्यू है एक्सेलरेशन का ड्यू टू ग्रेविटी वो यूनिफॉर्म है।
इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ लो एटीट्यूड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलमोस्ट द सेम। अगर कोई बॉडी लो एटीट्यूड से अर्थ के ऊपर गिरती है तो उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलमोस्ट सेम होगा। तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है थिंक अबाउट दिस, जो कि आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 पे है। इसे आपको थिंक करके सोचना है, सोच के बताइए। क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो ग्रेविटी। अगर हमारे आजू बाजू ग्रेविटी नहीं है तो क्या होगा। देयर वुड बी नो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स एंड हेंस नो फॉर्मेशन ऑफ अ सोलार सिस्टम। यहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं होगा दो पार्टिकल्स के बीच में, एंड नो फॉर्मेशन ऑफ सोलार सिस्टम एंड गैलेक्सी। अगर ग्रेविटी नहीं है तो सोलार सिस्टम और गैलेक्सी, तारे, सूर्यमंडल, काइपर बेल्ट्स कुछ भी बन नहीं सकता। अगर ग्रेविटी नहीं है तो कुछ नहीं बन सकता, इतना आपको याद रखना। व्हाट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ जी वॉज ट्वाइस एज लार्ज। अभी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो, और अगर ग्रेविटी 2 गुना हो गया तो 2 इंटू जी हो गया। तो अभी जिस आप ग्रेविटी में रह रहे हो तो मान लो ये अगर आपका ग्रेविटी 1 है, जितनी ग्रेविटी अभी लग रही है इसकी 2 गुनी ग्रेविटी कितनी होगी। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स वुड बिकम डबल, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ जी वुड बी डबल। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी 2 पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है और डबल है तो ऑल्सो द वैल्यू ऑफ जी वुड बी डबल, तो वैल्यू ऑफ जी भी आपका डबल होगा। ठीक है, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू क्या होगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर। इफ मास वॉज ट्वाइस, अगर मास को डबल कर दिया जाए यानी 2m हो जाए तो g इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। एज लार्ज इट्स रेडियस हाफ ऑफ इट्स नाउ। ठीक है, मास डबल हो गया एंड आपका जो रेडियस है वो हाफ हो गया, ये आपको ध्यान में रखना, ये बोला है। व्हाट इट इज़ नाउ, अब क्या होगा, तो आपको जी क्या बोल दिया है। आपकी जी की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये आपको 3 मार्क्स के लिए आ चुका है मार्च 19 में, तो आपको इसे याद रखना है। देयरफॉर G1 इज इक्वल टू GM1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर 1 एंड G2 इज इक्वल टू G1 एंड G2 मुझे मिल गया। G1 के लिए मास M1 है, G2 के लिए मास M2 है। G1 के लिए R1 स्क्वायर है और G2 के लिए R2 स्क्वायर है। अगर मैं G2 डिवाइड बाय G1 करता हूँ तो M1 डिवाइड बाय G2 डिवाइड बाय G1 इज इक्वल टू M2 डिवाइड बाय M1 मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइड बाय R2 होल स्क्वायर। यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया, इसका ध्यान रखना है आपको। 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। वैल्यू कैसे मिली, अगर मैं इसको 2 मान लेता हूँ और इस पूरे टर्म को 2 मान लेता हूँ और होल स्क्वायर लगा देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 2 4 4 2 8। याद रखना है। इन बिटवीन M स्क्वायर इज इक्वल टू 2M1 एंड R2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, ये आपको याद रखना है। इस केस में आपका जो G2 इज इक्वल टू 8G1 हो जाएगा। रीअरेंज करके आपको फार्मूला निकाल लेना है। मुझे क्या दे रखा है, इन शॉर्ट G2 G1 इज इक्वल टू 8 दे रखा है, ये G1 इधर चला जाएगा, G2 विच इज इक्वल टू G1 इंटू 8। क्लियर। Thus the value of the G on the surface of the earth would be 8 times the present value। इस केस में क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ G है अर्थ सरफेस पे ये 8 टाइम्स प्रेजेंट वैल्यू से होगा, ये 8 गुना ज़्यादा होगा प्रेजेंट वैल्यू से। कितने गुना ज़्यादा होगा, 8 गुना ज़्यादा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।